डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा काम कर सकें तो आप तो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। मैं भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए ये, इससे पहले हमने 63 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या। ऑर्डर 4 वाले कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो टाइप के प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, मैं व्यापक हल की बात करूं, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, तो होगी 4। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि माना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x है। एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। यदि इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको यहां ले लेता हूं, dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन करता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन करता हूं, तो dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी रखते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो गया y, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये जो c है ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये है स्वैच्छ अचर c। ठीक है, तो ये क्या निकला, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो वन ऑर्डर की है, ठीक है, एक कोटि की है, तो उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें स्वैच्छ अचर भी एक ही होगा। यदि यहां पर 2 डिग्री का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, d2y ओवर dx स्क्वायर इस रूप की होगी, तो उसमें उसके सॉल्यूशन में स्वैच्छ अचर जो होंगे 2 होंगे। ठीक है, यदि d3y ओवर dx क्यूब होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, थर्ड ऑर्डर के, तीसरी कोटि की है, तो उसका जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन में, व्यापक हल में। और यदि d4y ओवर dx टू द पावर 4 इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट निकलेंगे, 4। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में, व्यापक हल में। परंतु यदि विशिष्ट हल की बात की जाएगी, विशिष्ट हल किसको कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल क्या हुआ, डिफरेंशियल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ। यदि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि c इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये हो गया विशिष्ट हल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल है ये। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, कोई नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ये स्वैच्छ अचर नहीं है, ये अचर है। ठीक है, तो विशिष्ट हल जब आप निकालेंगे तो कांस्टेंट्स के मान होंगे वहां। ठीक है, और ऐसी स्थिति में स्वैच्छ अचर वहां नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी, कोई भी स्वैच्छ अचर नहीं होगा, मतलब 0 होगा, स्वैच्छ अचर 0। पर यदि यही प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि 4 कोटि की अवकल समीकरण है, उसके व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचर कितने हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 4, 4।
ठीक है, ठीक है। अब आप समझ गए व्यापक हल में इस टाइप के C1 C2 C3 C4 ऐसे हो सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी संख्या होगी 4। पर यदि आप विशिष्ट हल निकालेंगे, विशिष्ट हल मतलब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब इनका मान निकल जाता है तब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहते, तभी कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छाचर नहीं होगा, मतलब 0 होंगे स्वेच्छाचर। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप ऐसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एक जगह होगा व्यापक हल के रूप में पूछा जा सकता है, तो व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छाचर होंगे जितनी कोटि की अवकल समीकरण है। पर यदि विशिष्ट हल की बात हो रही है, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि, जितना अवकल समीकरण की कोटि, उतने ही स्वेच्छाचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पर विशिष्ट हल में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक हो गया? तो 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। पर यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक हो गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 65 करने के लिए। तो जो 64 मैंने आपको क्वेश्चन बताया, डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले ही बोर्ड में पूछा हुआ है। तो इस टाइप का प्रश्न आपका आ सकता है। मैंने दोनों टाइप की बात बता दी। ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक हल और अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छाचर होंगे, उतने ही होंगे जितनी कोटि की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर यदि विशिष्ट हल की बात होगी तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक हो गया? तो चलिए अब मैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल ये है। ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सब अवकल समीकरण हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस अवकल समीकरण का हल ये है। y इज इक्वल टू एक्स किस अवकल समीकरण का हल है। Whose solution is this? In these differential equation, whose solution is this? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, आप जानते हैं कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो कोई कर्व निकलता है ना, कोई वक्र निकलता है। ठीक हो गया? अब मैं क्या करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, देखो डबल डिफरेंशिएशन है, तो पहले 1 टाइम डिफरेंशिएशन करो, dy/dx इज इक्वल टू 1। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dy/dx 1 आ गया। यदि मैं इसका 2 बार कर दूंगा d2y/dx² तो ये हो गया 0। 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। d2y/dx² 0 माइनस x² dy/dx 1, यहाँ पर हो गया -x² प्लस x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है x। तो आप देखिए, यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ a वाली में तो कितना आ रहा है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। d2y/dx² हो गया 0, 0 माइनस x² इंटू dy/dx है 1 प्लस x इंटू वाई, वाई की जगह पे लिख दीजिए x। ठीक है, तो ये कितना बना -x² प्लस x², ये हो गया 0। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0, जबकि राइट हैंड साइड है x। इसका मतलब इसका हल ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। यहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, बराबर के बाएं तरफ देखो, d2y/dx² कितना है 0 प्लस x इंटू dy/dx 1 है प्लस x इंटू वाई कितना है, y इक्वल टू x है, तो ये कितना हो गया x प्लस x²। तो x प्लस x² कभी भी x के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये भी इसका
हल ये नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं तीसरे वाले पे चलता हूं। देखिए तीसरा वाला आप देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला देखिए आप, सी वाला d2y/dx² डिवाइड बाई dx कितना आया था, डिवाइड dx था 1, d2y/dx² कितना है, वो था 0 हो गया था। ठीक, यहां रखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, d2y/dx², उसकी जगह दीजिए 0 माइनस x² इंटू dy/dx, dy/dx है 1 प्लस x इंटू y की वैल्यू भी x है, तो कितना हो गया x माइनस x² प्लस x इंटू x² तो हो गया 0, आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस अवकल समीकरण का ये हल है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर है, आप लिख देंगे विकल्प सी d2y/dx² माइनस x² डिवाइड बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, तो बड़े ध्यान से आप करिए डियर स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल टू -4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y इज इक्वल टू 1 जब x इज इक्वल टू 0। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण का आपको विशिष्ट हल निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो विशिष्ट हल निकालने से पहले व्यापक हल निकलता है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकलेगा तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू -4xy²। ठीक है, y² इसके नीचे ले आते हैं, dx यहां चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट dy/y² बराबर -4x dx। ठीक हो गया, dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन होना है, क्या इंटीग्रेशन होगा डियर स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं इसको y⁻² dy इज इक्वल टू -4x dx। चरों का पृथक्करण वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से निकाला मैंने, एक तरफ y ले आया, एक तरफ x आ गई। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले गया पावर y² को, तो माइनस हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इसको, तो इंटीग्रेटिंग -2 dy इज इक्वल टू -4x dx प्लस सी आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो लगता है इंटीग्रेशन करने पे। अब इसका कितना हो जाएगा, y⁻² का 1 + 1 जुड़ेगा और उतने से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आप लिख देंगे y⁻² + 1, जितनी पावर है उतने से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x²/2, तो -4 × x²/2 प्लस c। ठीक हो गया। अब चलिए और सॉल्व करते हैं आगे। आप देखिए, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हो गया -1 -2 + 1 -1, पावर भी -1, तो आपके पास क्या आया, -1 आ गया ना नीचे, तो ये आ गया -y⁻1 इज इक्वल टू 2 से कट गया 2, तो -2x² प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि नेगेटिव हटा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, नेगेटिव यहां से हटा दूंगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और y⁻1 होगा 1/y, तो 1/y हो जाएगा 2x² - c हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2x² - c हो गया। अब आपके पास वैल्यू जो हैं उनको आप सब रख दीजिए।
ठीक हो गया। जो जो वैल्यूज आपके पास हैं, या मैं नहीं भी करता माना ऐसा, मैं सीधी वैल्यू भी रख देता हूं, क्योंकि कांस्टेंट आपका वेरी हो जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट आपका वेरिएशन हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक हो गया, c टू दी पावर, चलिए कोई बात नहीं, करके देखता हूं। चलिए अब कितना हो गया, जब y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है। ये जो सॉल्यूशन आया ना, ये जो हल आया, ये आया जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ अचर। अब यदि मैं स्वेच्छ अचर की वैल्यू निकाल दूंगा, स्वेच्छ अचर का मुझे मान मालूम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा विशिष्ट हल। ये तो है अंतर, व्यापक हल विशिष्ट हल। ये व्यापक हल है क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। ठीक है, जब ये सी की वैल्यू में निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, विशिष्ट हल बन जाएगा। और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस कंडीशन से, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आपको दी हुई है कि जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 है, वैल्यू रख लीजिए, तो y की जगह पर 1 कर दूंगा तो 1/1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया डियर स्टूडेंट, ये तो आपका आ गया 0। आप ऐसा करिए, देखिए इसमें नेगेटिव भी तो है, माइनस भी है ना साथ में, या माइनस हटा दिया था, माइनस यदि मैं नहीं हटाता हूं तो इसकी वैल्यू c आपका 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -c, तो c की वैल्यू होगी आपकी -1, c की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट -1। ठीक हो गया, मैंने क्या कर दिया था, नेगेटिव हटाया था यहाँ से, y की जगह पर रख दिया 1, x की जगह पे 0 कर दिया, c की वैल्यू -c की वैल्यू आ गई 1, तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, c की वैल्यू -1 आ गई। अब c की वैल्यू -1 आ गई तो यहां रख दो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1/y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c, और c की वैल्यू -1 तो माइनस, और c की जगह पे -1 तो +1 हो गया। ये अब आप देखो ये सॉल्यूशन हो गया। यहां पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, जो आर्बिट्री कांस्टेंट था ये, इसकी वैल्यू निकल गई -1। ठीक है, तो पहले था ये व्यापक हल क्योंकि इसमें c था, अब c की वैल्यू निकल गई -1, तो क्या बन गया, विशिष्ट हल बन गया। अब समझ में आ गया आपको। ठीक है, और विशिष्ट हल में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक हो गया, अब इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको ले लूं वहां, इसको इसके डिनोमिनेटर में, तो इसके डिनोमिनेटर इसको यहां और इसको यहां, तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2x स्क्वायर प्लस, ये हो गया अंडरस्टैंड, तो ये वाला हल हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन। ये है ना, आप समझ में आ गया आपको। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व किया वेरिएबल से, वेरिएबल से, चरों का पृथक्करण से, उसके बाद जो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आया, स्वेच्छ अचर आया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई, वो मैंने लगाई, मुझे सी की वैल्यू निकल गई, तो वही विशिष्ट हल। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा जगह बना लेता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आने ही आने, तो तैयारी कर लीजिए। चरों का पृथक्करण पढ़ा आपने, ठीक है, फिर दूसरा मेथड होना समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक हो गया। अब चलो, एक प्रश्न था आपका ये, dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया, इसका व्यापक हल चाहिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की है, तो एक ही बार में अवकलन करने से काम हो जाएगा, मतलब एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कोटि कितनी है, 1। ठीक है, ऑर्डर कितना है, 1। तो अब आप देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू
e टू द पावर x प्लस वाई। कैसे सॉल्व करता हूं आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। अब यहां पर भी मैं चरों का पृथक्करण करता हूं, x x एक तरफ और y y एक तरफ। वेरिएबल सेपरेबल मैं यहां पर भी करता हूं, वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूं, x x एक तरफ y y एक तरफ, e टू द पावर y तो यहां ले आता हूं और dx इधर ले जाता हूं। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। यहां चला गया, इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब एक तरफ y और एक तरफ x अलग अलग हो गए, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x dx प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर ले लीजिए आप, कितना बनेगा ये, दिस में बी रिटन एज e टू द पावर माइनस वाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx प्लस c। ठीक है। अब e टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस e टू द पावर माइनस वाई होगा। ठीक है, आप जानते हैं d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, d बाई डी एक्स e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सीधी बात है, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस e टू द पावर माइनस y e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होगा प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक हो गया, नेगेटिव मैं यहां ला सकता हूं। अब ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखो कैसे लिख सकता हूं इसको, आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर, इसको ले लीजिए यहां, ठीक है, या इसको ले आइए यहां, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको ले लीजिए यहां, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, या e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस c हुआ। अब ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको आप इस रूप में रख सकते हैं, बड़ा सी लिख दीजिए। ठीक हो गया। आप बोलेंगे नेगेटिव का क्या हुआ, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका मालूम नहीं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है क्या है, इस रूप में मैंने इसको लिख दिया। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू c, ये वाला इसका सॉल्यूशन हो जाना। यहां पर आप समझ गए, आप ये कंफ्यूज मत करना कि माइनस ही हो गया, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मालूम नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है, तो मैंने माइनस सी की जगह सी कर दिया। ठीक हो गया, कैपिटल सी कर दिया या C1 कर दिया, जैसा ये है। तो इस रूप में आपको इक्वेशन मिल गई और ये वाला इसका सॉल्यूशन हो गया, इस अवकल समीकरण का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक हो गया। अब चलिए डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए डियर स्टूडेंट 68, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स के रूप में समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। अब ध्यान आप दीजिए, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होती है, कई बार ये भी पहचान करने के लिए आता है, कई बार ये भी एग्जाम में पहचान करने के लिए आता है कि कौन सी समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिख सके, वह अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण होती है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस रूप में लिख सके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स के रूप में, वो क्या होती है, समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास इस रूप में हो सकती है कि 1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स ओवर वाई का
स्क्वायर इस रूप में हो सकती है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, y बाय एक्स के रूप में लिख रहा हूं मैं, y बाय एक्स के रूप में रख रहा हूं। आप देखिए मैंने लिख दिया इसको 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। इस रूप में माना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, माना इस रूप में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये किसका फंक्शन है, वाई बाई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ये जहां 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 वेरिएबल है वहां क्या है, वाई बाई एक्स है। देख रहे हैं वाई बाई एक्स है जहां वेरिएबल है, तो फंक्शन इसका हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला जो है इसका फंक्शन है कि नहीं है। तो यदि आप अवकल समीकरण को इस रूप में रख सकें तो वो कहलाती है समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसी अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या रखते हैं, सोचिए बोलिए, अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बाई एक्स इज इक्वल टू वी रखते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू वी एक्स या x भी हो जाएगा, ऐसा रखा जाता है। इसको v के रूप में रखते हैं तो उसको उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया, तो y बाई एक्स इक्वल टू वी रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई वहां हो जाएगी। तो ये वाला आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब इसको आप देखिए, अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकल गुणक है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जरा ध्यान से समझिए आप, ये तो संघात हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई, रैखिक अवकल समीकरण। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस रूप में आ जाता है, सॉल्यूशन करने के लिए देंगे तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक हो गया, पर केवल ये देखना है कि ये संघात अवकल समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें आप देखिए, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यदि कोई अवकल समीकरण हमने इस रूप में रख दी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में रख दी जहां p एंड q, p और q x के फलन है, x के फलन है या कांस्टेंट है, या कांस्टेंट है। ये p और q या तो x के फलन है, हो सकता है यहां पर x स्क्वायर हो, यहां पर हो सकता है x हो, यहां पर 2 है, यहां पर x है। तो p और q या तो x के फंक्शन है, x के फलन है, या ये कांस्टेंट है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। दूसरे रूप में रैखिक अवकल समीकरण कौन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होती है, दूसरे रूप में डियर स्टूडेंट ऐसी होती है dx ओवर dy प्लस px p1x इज इक्वल टू q1, माना मैंने ऐसे लिख दिया, dx ओवर dy, dy बाई dx नहीं है, dx ओवर dy था, प्लस p1x या px भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू q1 के रूप में या q के रूप में। तो यहां पर इस रूप में यदि अवकल समीकरण है, इस रूप में यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वह भी रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगी, जहां p1 और q1 क्या हो जाएंगे, p1 एंड q1 किसके फंक्शन है, y के फलन है, y के फलन या कांस्टेंट हैं। ठीक है, dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q, p1 q1 किसके फंक्शन है, y के, या कांस्टेंट है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक, अब देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं समाकल गुणक निकालते हैं, पहले समाकल गुणक
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में लिख देते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर I इज इक्वल टू होगा e टू द पावर p dx। ठीक है, यदि इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका समाकल गुणक I इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, क्योंकि p x का फंक्शन है। ठीक हो गया। यदि इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, समाकल गुणक क्या बनेगा, e टू द पावर p1 dy। ये ध्यान करिए, p1 q1 y के फंक्शन है या p1 q1 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p1 dy। अब समझ में आ गया, यहां गलती मत करना। ठीक है, और तब इनका सॉल्यूशन लिखा जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखो ये जो अवकल समीकरण हमारे पास है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मैं इसमें किससे डिवाइड कर लेता हूं, x से। ये बन गया आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ वाई बाई एक्स, या एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक एक्स 2x हो गया। ठीक हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2x। नेगेटिव मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब इसको और इसको मैच कराइए, दोनों को मिलाइए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, पी वाई, देखो y ये p है इज इक्वल टू q, ये q है, ये p है और ये q है, तो p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स और q इज इक्वल टू 2x। इसे तुलना कर दी तो आप लिख देंगे यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस रूप की, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका समाकल गुणक क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणक हो जाएगा e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p की जगह पे ये है माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स dx ये हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए बाहर, तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बाहर कर लीजिए तो ये बन जाएगा dx बाई एक्स, माइनस बाहर ले लिए। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एक्स। आप जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लॉग एक्स, ऐसे। ठीक है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब ये माइनस जो है ना इसकी पावर भी ले लीजिए आप, e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस 1 रख सकता हूं, क्योंकि माइनस 1 यहां आ सकता है, आप जानते हैं log n टू द पावर n इज इक्वल टू n पहले आ गया n log m। अब एक्सपोनेंशियल और log ये इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1 और x टू द पावर माइनस 1 का मतलब वो 1 बाई एक्स। तो इसका जो समाकल गुणक आपका निकला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, वो निकल गया 1 बाई एक्स निकल गया। ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक से आप तैयारी करिए बढ़िया। मैं भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, ठीक है, उनको भी आप देखिए और अपनी तैयारी बढ़िया करिए। निश्चित रूप में आप यदि लगे होंगे पढ़ाई पर, आप कंटिन्यू लगे होंगे, तो कोई कारण नहीं कि नंबर कम आए, अच्छे नंबर आपके। ठीक है डियर फ्रेंड, थैंक यू।